आज हम बात करेंगे क्लासिकल पोइट्री के बारे में। क्लासिकल पोइट्री नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम एंशिएंट टाइम की जो पोइट्री है उसके बारे में बात करेंगे। क्लासिकल पोइट्री उस पोइट्री को कहते हैं जो एंशिएंट टाइम में लिखी गई थी। उस दौर में जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर था वो अपनी पीक पे जा रहा था। ग्रीक और जो रोमन राइटर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखे थे और फिर जो उनका लिटरेचर था वो जो यूरोपियन राइटर्स थे उन्होंने पढ़ा और उससे इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। ये बातें तो हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ ली थी। अब वो जो क्लासिकल इरा था ना, उस इरा में जो पोइट्री लिखी गई उसी पोइट्री को हम क्लासिकल पोइट्री कहते हैं। उस दौर की पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था जो क्लासिकल पोइट्स थे वो ऑर्डर, हार्मनी, बैलेंस, क्लैरिटी और यूनिवर्सलिटी पे फोकस करते थे। उनकी हर चीज़ एक ऑर्डर में होती थी। उसमें हार्मनी, बैलेंस, क्लैरिटी और यूनिवर्सलिटी भी देखी जाती है, को भी हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए ना, जो क्लासिकल पोइट्री है ना, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ठीक है, फॉर्म्स होती हैं, जो कि आजकल की पोइट्री में इतना नहीं होता। लेकिन जो पहले की पोइट्रीज होती थी उनमें बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स, फॉर्म, स्टाइल बहुत ज़्यादा होते थे और शायद यही चीज़ उसको यूनिक बनाती है। जो क्लासिकल पोइट्स थे ना, उसमें होमर और जो सोफोक्लिस है, ठीक है, ये बहुत फेमस है, इनके वर्क्स भी हम पढ़ेंगे आगे। इंट्रो तो हमने देख लिया है। अब अगर हम इसका थोड़ा सा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो सबसे पहले ना एंशिएंट ग्रीस आते हैं, जिनको हम ग्रीक राइटर भी कहते हैं। यहाँ ना बीसी का वर्ड यूज होगा। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले की बात है। इसके अंदर जो काउंटिंग या डेट्स है ना, हम उसको उल्टा पढ़ते हैं। जैसे कि 18 जो सेंचुरी थी वो पहले आई, देन 7, 6, 5। जो एंशिएंट ग्रीस थे ना, ये 18 सेंचुरी से 3rd सेंचुरी तक रहे हैं बीसी। इस दौर में जो होमर था ना, ठीक है, वो बहुत बड़ा पोइट था। इतना ग्रेट पोइट था कि आज भी हम इसको पढ़ते हैं। इसने इलाइड और ओडिसी जो 2 पोइम्स हैं, इसकी बहुत बड़ी एपिक हैं, बहुत बड़ी पोइम्स हैं, वो लिखी थी। उसके बाद रोमन्स का दौर आ जाता है जो 3 सेंचुरी बीसी से 5 सेंचुरी एडी तक। रोमन पोइट में अगर हम देखें तो वर्जिल, होरेस, ये जो थे बहुत बड़े पोइट थे और ये लोग जो थे ना, ये ग्रीक से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और फिर इन्होंने अपना वर्क्स लिखा। इन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी एपिक्स लिखी हैं। रोमन्स और ग्रीक ने अपना वर्क लिखा, उसके बाद आ जाते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड, जो कि 17 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक होते हैं, ठीक है। और जो ये दौर था ये यूरोप में शुरू हुआ था। ये जो यूरोपियन राइटर्स थे, ये रोमन और जो ग्रीक जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और फिर इन्होंने ना उनके वर्क्स को देख के अपने वर्क्स लिखे। तो हम बहुत सी सिमिलैरिटीज़ इनके वर्क्स में देखेंगे ग्रीक और रोमन्स की। इसमें जो बड़े राइटर्स थे उनमें हम अलेक्जेंडर पोप को देखते हैं, जिन्होंने रेप ऑफ द लॉक भी लिखी थी, जो हम लोग पढ़ेंगे भी डिटेल में। उसके बाद हम लोग जॉन ड्राइडन को देखते हैं। जो क्लासिकल दौर था ना, उसमें ये 3 पीरियड आते हैं जो मेन हैं और इस तीनों जो इरा हैं, ठीक है, इन तीनों जो दौर हैं, इनमें जो वर्क लिखा गया है उसी वर्क को हम क्लासिकल वर्क कहेंगे। अब जैसे कि हर दौर की जो पोइट्री है, हर दौर का जो वर्क है वो दूसरे दौर से बहुत अलग होता है। उसकी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशंस अलग होती हैं जो उस पर इन्फ्लुएंस होती हैं। ऐसे ही क्लासिकल पोइट्री के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उसे बाकी पोइट्री से डिफरेंट बनाती हैं। इनको हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल पोइट्री के बारे में वो और क्लियर हो जाए। पहला तो ये है इमिटेशन ऑफ नेचर एंड ह्यूमन लाइफ। इमिटेशन कहते हैं कॉपी करना किसी चीज़ को। वो ग्रीक राइटर्स या जो क्लासिकल राइटर्स थे वो जो वर्क लिखते थे, उस वर्क के अंदर ना वो नेचर को इमिटेट करते थे, यानी नेचर के बारे में लिखते थे, वो ह्यूमन लाइफ के बारे में लिखते थे, ह्यूमन इमोशंस के बारे में लिखते थे, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उनके बारे में लिखते थे और अपने वर्क के अंदर ना वो एक मॉरल लेसन भी देते थे। फिर जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑब्जेक्टिविटी। उनकी जो थीम होती थी यूनिवर्सल होती थी, यानी जो उनका एक कॉन्सेप्ट होता था, ठीक है, वो किसी भी पर्सनल फीलिंग पे नहीं होता था, किसी भी एक बंदे की लाइफ के बारे में नहीं होता था, बल्कि यूनिवर्सल, हर इंसान उसे रिलेट करता था। उनके जो कॉन्सेप्ट होते थे उनके अंदर रीज़न होता था, लॉजिक होता था। फिर आता है हार्मनी एंड बैलेंस। उनकी जो पोइट्री थी ना, उनके अंदर एक सिमेट्री थी, एक ऑर्डर था, हर चीज़ एक तरतीब से होती थी और हर चीज़ में बैलेंस होता था। फिर आता है कि उनका जो स्टाइल था ना वो फॉर्मल था, यानी कि वो इनफॉर्मल या कैजुअल वे में नहीं लिखते थे बल्कि एक फॉर्मल वे में लिखते थे। उनकी जो डिक्शन होती थी, यानी कि चॉइस ऑफ वर्ड्स होते थे, वो बहुत रिस्पेक्टफुल होते थे, बहुत फॉर्मल होते थे। अगर हम अभी भी कोई मतलब पुराना वर्क ही पढ़ लें, जैसे क्लासिकल पोइट्रीज में अगर हम द रेप ऑफ द लॉक या द कैंटरबरी टेल पढ़ लें, तो जो उनके वर्ड्स हैं ना वो आपको आसानी से समझ नहीं आएंगे। उनकी वोकैबुलरी डिफरेंट होगी, इनफैक्ट उनकी ग्रामर भी बहुत चेंज है हमसे।
एक नॉर्मल रीडर तो ना उसको आसानी से नहीं समझेगा। उसके बाद जो उनकी टोन होती थी वो बहुत ग्रैंड होती थी और जो उनके एक्सप्रेशन होते थे वो भी बहुत अच्छे होते, यानी राइटिंग के ज़रिए ना वो एक्सप्रेस करते थे फीलिंग्स को। फिफ्थ पे जो हमने पहले ही बात की थी कि जो उनके रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनकी जो फॉर्म्स होती थी बहुत फिक्स्ड होती थी, ठीक है। वो मीटर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और जो राइमिंग स्कीम है उसको भी देखकर पोइट्री लिखते थे। अब मॉडर्न दौर में तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना, अब तो लोग इतनी मीटर्स को या राइमिंग स्कीम को फोकस नहीं करते, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जब हम अपने मॉडर्न इरा में जाएंगे। लेकिन अभी हम क्लासिकल पोइट्री की बात कर रहे हैं तो उसमें जो रूल्स, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर के जो रूल्स होते थे वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। फिर हम बात करेंगे डेकोरम की। इसका मतलब सजावट भी होता है, लेकिन यहाँ यूज़ हो रहा है कि जो करैक्टर्स होते थे और उनका स्टाइल होता था वो बहुत सूटेबल होता था उस रोल के लिए। अब फॉर एग्जांपल ऐसे नहीं है कि एक इंसान है उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और उसको वो लोग बहुत ही बुरे रोल के लिए यूज़ कर, दूसरा इंसान है, ठीक है, जिसकी शक्ल से ही लग रहा है कि लाइक वो इतनी अथॉरिटी डिज़र्व नहीं करता, उसको बहुत अमीर या किंग बना दें, ठीक है। यानी कि हर चीज़ ना सूटेबल होती है। जैसे अब एक किंग है, ठीक है, तो वो ज़रूरी था कि वो नोबली ही बात करेगा, ठीक है, वो कोई दूसरी जो कैजुअल उनकी लैंग्वेज होती थी लोगों की उस तरह नहीं रहता था, या उसका ड्रेसिंग होती थी वो भी एक रॉयल पर्सन की तरह ही होती थी। अब उनका पर्पस क्या था, ठीक है, उनका जो लिटरेचर का पर्पस था ना वो यही था कि वो मोरालिटी को टीच करें, ठीक है, ऑर्डर को दिखाएं और ह्यूमन की जो ड्यूटीज़ है ना उसको बताएं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन चीज़ों को वो बताते थे। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था कि जैसे वो लोग जो थे वो रोमन से इन्फ्लुएंस हुए थे, ग्रीक से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो जो ग्रीक मैथोलॉजी थी ना वो भी उनके वर्क के अंदर हम लोग आसानी से देख सकते थे। ग्रीक के अंदर बहुत ज़्यादा गॉड्स होते हैं, जैसे उनकी बहुत ज़्यादा मिथ होती हैं, मिथोलॉजीज होती हैं, तो उन लोगों का भी वो यूज़ करेंगे अपने वर्क के अंदर। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो एज अ एग्जाम्पल वो जो ग्रीक गॉड्स होते थे या ग्रीक मैथोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करते हैं। अब हम फॉर्म्स की बात करें ना तो पोइट्री की बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं, लेकिन कुछ फॉर्म्स ऐसी थी जो कि जो क्लासिकल दौर के अंदर बहुत ज़्यादा ही यूज़ की गई थी। वो कौन सी थी? उनमें सबसे पहले तो एपिक पोइट्री आ जाती है। जब भी हम लोग बात करेंगे ग्रीक्स की, रोमन्स की, तो हमारे जहन में ना ऑटोमेटिकली ही एपिक पोइट्री आ जाएगी, क्योंकि उस दौर के जो मशहूर राइटर थे वर्जिल, होमर, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एपिक पोइम्स लिखी हैं। एपिक पोइट्री होती क्या है? एपिक पोइट्री होती है एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम जिसमें बहुत ज़्यादा ही वजाहत की गई है एक चीज़ के बारे में। इसमें एक ग्रैंड टॉपिक लिया जाता है। पहले ये लोग क्या करते थे, वॉर या गॉड के ऊपर कोई भी बहुत बड़ी बड़ी एपिक्स लिख देते थे। दूसरा आता है लिरिकल पोइट्री। नाम से जाहिर हो रहा है वो पोइट्री जिसके अंदर लिरिक्स का यूज़ किया गया है। ये छोटी पोइट्री होती थी और एक इमोशनल पोइम होती थी ये। फिर उसके बाद आता है एलेजी। ये ना एक सैड पोइट्री होती है। मोस्टली इसमें यही होता था कि कोई किसी दोस्त की याद एक सैड सॉन्ग की तरह होता है वो बोल रहा होता है। फिर आता है पेस्टोरल पोइट्री। अब पेस्टोरल पोइट्री होती क्या है? इसमें जो रूरल लाइफ होती है और नेचर को ना आइडियलाइज करके दिखाया जाता है, और इसमें हम ये भी देखते हैं इसमें ना कंट्रास्ट किया जाता है एक सिंपलिसिटी जो लाइफ की है, ठीक है, उसको करप्शन के साथ। उसके बाद आ जाती है स्टाइरिकल पोइट्री। इसके अंदर स्टाइल किया जाता है, क्रिटिसिज्म किया जाता है सोसाइटी पे। सोसाइटी के अंदर जो बुरी चीज़ें हैं, ठीक है, जो करप्शन है, उनको पॉइंट किया जाएगा और उसको स्टाइल किया जाएगा, यानी तंज किया जाना या क्रिटिसिज्म किया जाना। एंड द लास्ट वन ड्रामेटिक पोइट्री। अब ड्रामेटिक पोइट्री भला क्या होती थी? एक ड्रामा होता था, उस ड्रामा के अंदर ना ये लोग वर्सेस का यूज़ करते थे, ठीक है, उसको ही ड्रामेटिक पोइट्री कहते हैं। जैसे कि सोफोक्लिस ने किया है एडिपस रेक्स में, और जो बहुत से और राइटर थे जिनमें सेनेका का नाम लिया जाता है। देन हम बात करेंगे जो थीम्स थी क्लासिकल पोइट्री में यूज़ की जाती थी उनके बारे में। जो पुराना दौर था ना, हम लोगों ने एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन्स में यही पढ़ा था कि ये लोग हीरोइज़म और वॉर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे, इस पर बहुत ज़्यादा बात करते थे। ये इनकी नज़र में था कि एक बहादुरी, एक हीरोइज़म और ये वॉर, इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। क्योंकि हम लोगों ने होमर्स की एपिक है उनमें देखेंगे तो हमें वॉर और हीरोइज़म पे ही बात देखने को मिलेगी। फिर आ जाता है लव एंड डिज़ायर। ये इंसान की जो ख्वाहिशात होती थी, उसका जो लव है, उसको भी अपनी राइटिंग में दिखाते थे। फिर आ जाता है फेट एंड डेस्टिनी। अगर मैं कहूँ ना, वॉर और जैसे हीरोइज़म बहुत बड़ा इनका एक थीम था, ठीक है, तो उसके बाद अगर सेकंड पे कहूँ ना तो फेट एंड डेस्टिनी है। इनके हर दूसरे वर्क में ना हम फेट और डेस्टिनी का रोल देखते हैं कि किस तरह एक इंसान की ज़िंदगी चेंज हो जाती है उसके फेट की वजह से। फिर फोर्थ पे आते हैं नेचर एंड ब्यूटी। ये नेचर को बहुत प्रमोट करते थे, ब्यूटी पे लिखते थे। फिर आ जाता है मोरालिटी एंड फिलोसफी। जो सेनेका, मैंने पहले भी इनका नाम बोला था, ये फिलोसफी में बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। ये मोरालिटी पे बात करते थे, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है।
फिर हम देखते हैं पॉलिटिक्स और पैट्रियोटिज्म पे। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो ये क्लासिकल दौर था ना, इसमें लोगों को औरतों की काम था, इनका जो मेन फोकस होता था ना वो यही होता था कि हम लोगों ने जो और इलाके हैं उनको फतह करना है, ठीक है, वोट्स करनी। तो इसी तरह ना इन लोगों के अंदर ना पैट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा था, अपने वतन के लिए लड़ना, ठीक है, उसे मोहब्बत करना, इस पे भी बहुत ज़्यादा लिखते थे। फिर जो हमारा लास्ट वन है वो रिलीजन एंड मैथोलॉजी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी जो थीम है मैंने इसको पहले डिस्कस किया है कि ये लोग अपने गॉड्स को, उनके रिचुअल, इनकी जो मैथोलॉजीज़ हैं उनको अपने वर्क में लिखते थे। फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज और स्टाइल पे। ये सब चीज़ें हम पहले ऊपर पढ़ाए हैं कि जो इनकी डिक्शन यानी कि जो इनकी चॉइस ऑफ वर्ड होता था वो बहुत नोबल होता था। इनकी जो लैंग्वेज थी बहुत नोबल, बड़ी फॉर्मल लैंग्वेज थी, कोई कैजुअल लैंग्वेज नहीं ये यूज़ करते थे। और बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इनकी होती थी, जैसे कि मैंने कहा कि हम इजीली जो पुराना वर्क है ना उसको नहीं पढ़ सकते। फिर जो थे मीटर्स ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। एम्बिक पेंटामीटर जो थे वो इंग्लिश पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जोफ्री चौसर हैं। एंड देन लास्ट पे आ जाता है कंसाइजनेस एंड क्लैरिटी, कि इनकी जो वर्क्स में बहुत क्लैरिटी होती थी। ना क्लासिकल पोइट्री को ना डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन फिर भी ना मैं इसके कुछ क्लासिकल पोइट्स, ठीक है, और उनके जो वर्क्स हैं ना उनका टेबल नीचे दे देती हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी डिफरेंस करने में कि जो ग्रीक पोइट्स कौन थे, रोमन कौन थे, न्यू क्लासिकल पोइट्स कौन थे। हम लोगों ने पहले भी देखा था जो ग्रीक पोइट्स थे उनमें होमर आ जाते हैं, ठीक है, उनकी जो ओडिसी वगैरह आ जाती हैं, ऐसे इनके कुछ नाम दिए गए, सोफोक्लिस है ये भी इनमें आ जाते हैं। फिर रोमन पोइट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनमें जो ग्रेट पोइट हैं वो वर्जिल आ जाते हैं, होरेस आ जाते हैं। आगे इनके जो मैंने कुछ वर्क्स दिए हुए हैं उन पोइट्स में अगर हम लोग लास्ट का देखें, जुवेनल जो हैं वो, ठीक है, एक बहुत बड़े स्टाइलिस्ट थे, इनके ही नाम से जुवेनेलियन स्टाइल है जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। तीसरा था वो हम लोग न्यू क्लासिकल इरा के बारे में पढ़ा था, उसके जो अगर हम पोइट्स देखें तो अब ये जो था ये यूरोप में था, ठीक है, तो इसमें जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों राइटर्स आएंगे। जॉन ड्राइडन है, अलेक्जेंडर पोप आ जाते हैं जिन्होंने द रेप ऑफ द लॉक लिखी और जो बहुत ज्यादा ऐसे लिखे हैं क्रिटिसिज्म पे, ऐसी आगे इनकी लिस्ट दी हुई है। फिर हम बात करेंगे जो क्लासिकल पोइट्री है उसका इन्फ्लुएंस किस पे हुआ है। अब इसी दौर में हम लोगों ने एपिक्स देखी हैं, ट्रेजेडी देखी हैं, लिरिकल जो पोइट्री देखी हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये आने वाले जो पोइट्स होंगे, आने वाली एजेस होंगी, वो भी इन चीज़ों को अडोप्ट करेंगी। जो रेनेसां के राइटर्स हैं जैसे शेक्सपियर आ गया, मिल्टन आ गया, ये लोग इसको बहुत ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस होंगे और वो भी अपनी राइटिंग में उन्होंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया इसे। और जो न्यू क्लासिसिस्ट ड्राइडन और पोप, उनके भी वर्क में हम देखेंगे, जैसे कि पोप है वो मॉक एपिक लिखेंगे और जो मिल्टन है वो भी एक एपिक लिखेंगे, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसका एक और इन्फ्लुएंस था यूरोप में जो लिटरेचर था ना उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनका। कैसे? इस लिटरेचर ने ना जो टेस्ट, फॉर्म, उनका जो एक स्टैंडर्ड है ना वो सेट कर दिया यूरोप के अंदर। और जितने भी लाइक वेस्टर्न लिटरेचर था, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। अगर इन शॉर्ट हम क्लासिकल पोइट्री के बारे में बात करें तो एक क्लासिकल पोइट्री एक स्ट्रक्चर्ड पोइट्री होती है। इसमें यूनिवर्सल थीम्स यूज़ किए जाते हैं, रीज़न पे बात की जाती है, इमोशंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती बल्कि रीज़न और लॉजिक को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। ऐसे ही इसके अंदर फॉर्म्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है बनिस्बत फ्रीडम की। और एक इंसान की ज़िंदगी पे बात नहीं की जाती, इंडिविजुअलिटी पे बात नहीं की जाती बल्कि यूनिवर्सैलिटी पे बात की जाती है। भी आने वाले जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। क्लासिकल पोइट्री की ईच एंड एवरी पॉइंट आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसकी क्या जो करैक्टरिस्टिक्स थे, क्या थीम्स थे, कौन कौन से राइटर्स थे, हर चीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आगे हम इन राइटर्स के वर्क्स को भी पढ़ेंगे।